जी हाँ दोस्तों, अपना चल रहा था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अपन देख रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का, ठीक है ना। उनमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, हेनरी मोसले को कहा जाता है। सन 1913 से इन्होंने इनके बारे में बताया और सारणी का निर्माण किया। आधुनिक इन्होंने इनके जो तत्वों को रखना स्टार्ट किया वो परमाणु क्रमांक के अनुसार रखना स्टार्ट किया। सबसे सरल परमाणु क्रमांक, सबसे पहला जो था कि परमाणु क्रमांक के अनुसार, क्रमांक के अनुसार सभी तत्वों को सजाया इन्होंने। अब अपने से पूछा जाता है, कभी कभी नहीं कहूंगा, हर बार पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार के पेपर, जितने भी डिपार्टमेंटल पेपर लेते हैं, जितने भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, वो आरएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी भी लेवल की, पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या किसी भी स्टेट लेवल की पेपर हो, जहां यदि सामान्य विज्ञान की है और यहाँ पे यदि आधुनिक आवर्त सारणी, यदि वर्गों तत्वों का वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं, तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार हमें क्या परिभाषा होना चाहिए। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडलीफ ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार के अनुसार आवर्ती फलन होते हैं। नंबर 1 यहीं पे चेंज हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पे जो देखा गया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसके, तत्वों के, विभिन्न प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का मूल आधार माना गया। क्या माना गया दोस्तों, मूल आधार। आधुनिक आवर्त सारणी में जो था तत्वों का, उनको जो बेसिक रूप से जो हम सजाए दोस्तों, इस तरह से रखा, वो उनका मूल आधार क्या था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास इसका मूल आधार है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारणी को जो तैयार किया गया दोस्तों, उनमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार, परमाणु क्रमांक के अनुसार बढ़ते क्रम पे रखा गया, जो मैंने आपको लिख दिया, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा पॉइंट हो गए। इन आवर्त सारणी में सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व अलग अलग प्रदर्शित किए गए दोस्तों। क्या, सामान्य तत्व और संक्रमण तत्व अलग अलग प्रदर्शित किए गए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, एस्केडियम से ले लो, एस्केडियम से लेकर जिंक तक, कहां तक, जिंक तक, यहां की बात कर रहे हैं, इधर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सामान्य तत्व हो गए और इनको क्या कह दिया अपन ने, संक्रमण तत्व। इस आवर्त सारणी में, किस आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत सामान्य तत्व एवं संक्रमण तत्व को अलग अलग प्रदर्शित किया गया दोस्तों। यहां तक जो है टोटल वो संक्रमण तत्व है। क्या है, संक्रमण तत्व था दोस्तों, बाकी क्या है, सामान्य तत्व। यदि अपने से पूछा जाए कि निम्न में से कौन से वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व है, तो आप बता सकते हो यहां पे जाके तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें तक, ये सारे के सारे क्या है, संक्रमण तत्व है। नंबर 1 पॉइंट, ये सबसे अति महत्वपूर्ण है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो रखा गया दोस्तों तत्वों को, सामान्य तत्व और संक्रमण तत्व, इन दोनों को अलग अलग रखा गया दोस्तों। क्या रखा गया, अलग अलग रखा गया, अलग अलग से प्रदर्शित किए गए दोस्तों, ठीक है ना। अब इनके बाद यदि पूछा जाए कि इन आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो अधातु और धातु के रूप में किया जाता है, तो हम यहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों के जो थे धातु तत्व
और अधातु तत्व उनको भी हमने अलग अलग स्थान पे रखा दोस्तों। क्या रखा? अलग अलग स्थान पे रखा। धातु तत्व को अलग रखा और अधातु तत्व को अलग रखा, ठीक है ना। धातु तत्व को अलग रखा, ठीक है ना। आप यहां देख सकते हो क्या लिखा हुआ, मेटल्स, और यहां नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो ये इनके अनुसार हमने क्या किया, सजाया इनको। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्व और अधातु तत्व को अलग अलग रखा दोस्तों, ठीक है ना। और उपधातु तत्व को भी अलग अलग रखा। धातु, अधातु, उपधातु, इन सबको हमने क्या किया, अलग अलग श्रेणी में रखा दोस्तों, ठीक है ना। यहां आप देख रहे हो धातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स की बात करें, उपधातु, इनको हमने 3 श्रेणियों में बांट दिया, जिनसे और भी आसानी से हम तत्व के बारे में विस्तृत गहन अध्ययन कर सकते थे, कर पाते और करते भी है। किससे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक है ना। इनमें एक चीज और भी है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें हैं। कितने? 7 क्षैतिज कतारें। कभी कभी हिंदी भी आ जाता है 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर जब लाइन जाए, तत्व को क्रमबद्ध रखा गया है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है, यानी क्षैतिज कतारें कहलाती है आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी? आवर्तों की संख्या, संक्रमण भी बता दिया मैंने दोस्तों आपको। आवर्त या क्षैतिज कतारें कुल कितने हैं? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या 7, क्षैतिज कतारों की संख्या 7। और यदि पूछा जाए कि वर्गों की संख्या कितनी, तो आप आसानी से बता सकते हो। वर्गों की संख्या कुल, जिसको कहते हैं उदग्र स्तंभ। क्या कहते हैं? उदग्र स्तंभ, उदग्र स्तंभ। इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना टोटल, यानी कुल वर्गों की संख्या। यानी उदग्र स्तंभ की संख्या कुल कितना है? 18 है दोस्तों। ये पूछे जाते पेपर में। चले पहले क्या होता? आधुनिक आवर्त सारणी में उनके संक्रमण तत्व, समान तत्व को अलग अलग प्रदर्शित किया, धातु, उपधातु और अधातु को भी अलग अलग प्रदर्शित किया, और इनका मूल आधार जो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको सजाया गया बढ़ते क्रम में। ये इनकी सबसे बड़ी क्या है? विशेषता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। मेरे अनुसार जिस तरह से मैं खांचे खींच रहा हूं, आप उस तरह से खांचे भी खींच रहे हो, इंडिकेट भी कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, ठीक है ना। कि मुझे सर इस तरह से समझा रहे तो मुझे और भी आसानी से समझ में आ रहा होगा। मुझे बहुत ही उम्मीद है कि आप इस तरह से समझ रहे होंगे और बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा दोस्तों। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा ही नासूर बन जाते हैं दोस्तों। बहुत ही कठिन होता है समझना, यदि नहीं समझ पा रहे तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको, और बहुत ही अच्छे ढंग से सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस तरह से समझे जा सकते हैं और क्या क्वेश्चन निकल सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी को, आवर्त सारणी का, इस आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ
या लंबा रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता है। रूप भी कहा जाता है। किसे? इसे किसे? आधुनिक आवर्त सारणी को आवृत्ति का दीर्घ या लंबा रूप भी कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, यह सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की हम बात कर रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस है। ठीक है ना? क्या कहा कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और इनके अंतिम सदस्य क्या है? निष्क्रिय गैस है। यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य जो होता है वो क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस ही होगा। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य केवल हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन है। कहां? यहां। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य यदि माना जाए तो आप बता सकते हो कौन है? केवल हाइड्रोजन है। परमाणु संख्या 58 से लेकर, कहां से लेकर? 58 आगे चल सकते हो, देख लो 57 71 यहां भर सकते थे, आगे से भी ले सकते थे। 58 से लेकर 71 तक, 57 भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। 57 से लेकर 71 तक और कहां से? 89 से 103 तक इनके दो सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है ना? 57 से लेके 71 तक को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेक्टेनाइड श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी। क्या कहते हैं दोस्तों? लेक्टेनाइड या लेंथेनाइड श्रेणी, जिनको हम अलग से रख दिया दोस्तों। यहां पे देख लो 57 से है ना रखा हुआ इनको। ठीक है ना? लेंथेनाइड क्या कहते हैं दोस्तों? लेक्टेनाइड या लेंथेनाइड श्रेणी। और दूसरा क्या? एक्टेनाइड श्रेणी। क्या है? एक्टेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी। यहां पे लिख भी रखा हूं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इन दो को। आपसे ये भी पूछा कौन से श्रेणी से लेके कहां तक के श्रेणी के सदस्य के तत्व को हम क्या मानते हैं, तो बता सकते हो 57 से लेके 71 और 89 से 103 तक। 57 से 71 तक के वाले को लेंथेनाइड और 89 से 103 तक को हम एक्टेनाइड सदस्य के श्रेणी में मानते हैं। ठीक है ना? यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, वर्ग I से वर्ग 7 तक दो उपवर्गों में A और B में बांटे हुए। कितने? A और B में बांटे हुए। इस प्रकार कुल वर्गों की संख्या टोटल यहां पे 18 होता है। कितने होते हैं? कुल वर्गों की संख्या 18 होता है। यदि आपसे पूछ लिया तो बता सकते हो वर्ग I से लेकर यानी 1 से आप बोल सकते हो वर्ग 1 से लेकर वर्ग 7 तक दो उपवर्गों में अर्थात A और V में बटे हैं। इस प्रकार कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। किन में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। चलिए, ये तो हो गई सीधा सपट की बात। अब हम बात करेंगे जो श्रेणी बटी है वह किस तरह से बटी हुई है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 18वें वर्ग के जो भी तत्व हैं
वो किस प्रकार के सदस्य में आते हैं। ठीक है ना, आप आसानी से बता सकते हो सारे के सारे निष्क्रिय गैस है दोस्तों। क्या है? निष्क्रिय गैस। ठीक है ना, तो उसकी डिस्कस बाद में करेंगे, पहले ब्लॉक बांट लेते हैं, पहले इनमें महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि कितने ब्लॉक होते हैं। इन सभी को हमने 4 ब्लॉकों में बांट दिया है। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को हमने 4 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। ठीक है ना, ब्लॉक यहां पे हमने लिख दिया एस, ब्लॉक डी, ब्लॉक पी, ब्लॉक एफ। इस तरह से हमने यहां पे 4 श्रेणियों में इसको रखे दोस्तों। कैसे रखते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, यहां पे आप देख सकते हो कुछ इंडिकेट किए हुए दोस्तों, सी, एच जी, एच, आर एफ। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अननोन। मेटल में देख सकते हो एल्केनाइन मेटल्स, एल्काइल मेटल्स, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड की बात कर रहे हैं। वहां पे मेटेलॉइड्स देख रहे हो, नॉन मेटल्स देख रहे हो। अब इन्हें हमें क्या करना है? सबसे पहले इनमें से वो महत्वपूर्ण चीज समझना है जो हमें जानना है। सबसे पहले यदि पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के रूप में कितने वर्गों में बांटा गया, तो आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के रूप में कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? कुल 4 वर्गों में। कौन कौन से? एस ब्लॉक। कौन से ब्लॉक? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के रूप में 4 ब्लॉक में इनको क्या किया गया? बांटा गया है दोस्तों। ठीक है ना, अब सबसे पहले यदि इसको देखकर, सिर्फ इसको देखकर बांटा के वो मैं बांट दूंगा किसको, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या, कौन सा ब्लॉक कहते हैं, ये कौन सा ब्लॉक है, ये कौन सा। देखो, एक इस ब्लॉक का है, एक इस ब्लॉक का है, दूसरा इस ब्लॉक का और तीसरा चौथा इस ब्लॉक का। बांटेंगे, लेकिन बांटने से पहले हम समझेंगे भी पहले एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक को। यदि अपने से पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हो गैसों की कुल संख्या यहां पे कितनी है। ठीक है, गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो गैसों की संख्या जो कुल लिया गया दोस्तों यहां पे वो 11 लिया गया है। कितना लिया गया? 11, टोटल 11। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल गैसों की कुल संख्या कितनी? 11। कौन से टेम्परेचर पे? नॉर्मल टेम्परेचर पे। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पर आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कुल गैसों की संख्या कितनी है? तो बता सकते हो आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है दोस्तों। यदि पूछा जाए कि आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आप इस पे बता सकते हो सबसे भारी धातु जो है वो है बेटा ऑस्मियम। कौन सा है? ऑस्मियम। ठीक है ना, यदि आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आप बता सकते हो लिथियम। लिथियम की। आपसे यदि पूछा जाए कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है, क्रियाशील अधातु कौन सी है, क्रियाशील अधातु कौन सी है। ठीक है ना, क्या पूछा गया कि आवर्त सारणी में, किसमें? आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है। अक्रियाशील अधातु की बात कर रहा है, किस पे टिक लगाएंगे? फ्लोरीन पे टिक लगाएंगे दोस्तों।
अक्रियाशील धातु। या आपसे यह भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी वाले तत्व कौन से हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व वाले विद्युत ऋणी वाले तत्व कौन से हैं, तो भी बता सकते हो। कौन है? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणी, ठीक है ना, विद्युत ऋणी वाले तत्व कौन से हैं, तो आप बता सकते हो विद्युत ऋणी वाले तत्व जो है वो है अपने फ्लोरीन। अक्रियाशील धातु भी कौन है? फ्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत ऋणी वाले तत्व भी कौन है? फ्लोरीन। आपसे यहां पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक क्या कहते हैं अपना, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। कौन सा है दोस्तों? हीलियम। और न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम दोस्तों, ठीक है ना, सीजियम। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व। यदि आपसे यह भी पूछ लिया जाए दोस्तों कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? आप बता सकते हो दोस्तों यहां पे क्या? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। तत्व कौन? क्लोरीन। कोई डाउट? निसंदेह आपका ये हर चीज क्लियर होते जा रहा दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, और आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे कि इसमें कितने क्या है नहीं है, किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं दोस्तों। यहां पे एक चीज और भी समझ सकते हो कि प्रथम आवर्त में, किसमें? प्रथम आवर्त में डी ब्लॉक की भी चर्चा करेंगे, भी बांटेंगे भी इसको ब्लॉक में। यहां पहचान भी करेंगे भी सबकी। सबसे पहले समझेंगे कि प्रथम आवर्त में दो तत्व होते हैं, एक और दो। प्रथम आवर्त में कुल कितने तत्व? दो तत्व। इसीलिए इसको हम कहते हैं लघु आवर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, अति लघु बोल दो, अति लघु आवर्त। द्वितीय और तृतीय में देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरे और तीसरे में। दूसरे तीसरे, इन दोनों में तत्वों की संख्या कुल कितनी है? 8 8। इसलिए इसको सिर्फ कहेंगे लघु आवर्त। क्या कहेंगे दोस्तों?
लघु आवर्त पूछा जाता है। किस आवर्त को हम लघु आवर्त भी कहते हैं बताना। दूसरे और तृतीय आवर्त में 8-8 तत्व हैं, इसीलिए हम इन्हें लघु आवर्त कहते हैं दोस्तों। चतुर्थ तथा पंचम देखो, चौथे और पांचवें, इनमें कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई? इनमें कुल तत्वों की संख्या 18 है। कितने? इनमें भी 18 और इनमें भी 18। काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उसी तरह से इसमें भी 18, चौथे और पांचवें में तत्वों की संख्या कितने? 18। इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त। और शेष छठे और सातवें को कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। इनमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 32। कितने दोस्तों? 32 इसमें भी और 32 उसमें भी। ओके, कितने? 32 है दोस्तों। छठे में भी देख लिया और हम सातवें में भी देख लिए। इन सब में हमने देख लिया दोस्तों। इतने आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितना? 2। दूसरे में दूसरे आवर्त तत्वों की संख्या कितना? 8। तीसरे में भी आवर्त तत्वों की संख्या कितने हैं? तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18। पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18। छठे और सातवें आवर्त में शेष में 32। ये क्वेश्चंस बन के आते हैं दोस्तों पेपर में, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 2 है। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8। तीसरे में कितनी है बता सकते हो आसानी से। ठीक है ना, कितने? तीसरे में 8। चौथे और पांचवें में कितने हैं बता सकते हो। चौथे में भी 18 है, पांचवें में भी 18 है, और छठे सातवें में शेष में 32 है दोस्तों। कितने? 32 और 32। चलिए, ये तो गया इनका मेन पॉइंट की बात। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप इसको आसानी से इस प्रकार से आप रख सकते हो। ठीक है ना, इनके रखने के ढंग ये रहते हैं। अब आपसे यदि पूछा जाए किसी भी तत्व की संयोजकता यदि ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? ठीक है ना, किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हो? यदि कक्षों की संख्या की संरचना यदि आपसे पूछा जाए तो कक्षों की संख्या की संरचना भी ज्ञात कर सकते हो आसानी से। सबसे पहले आपसे यहां जो एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, एफ ब्लॉक था और डी ब्लॉक था, इस टाइप जो ब्लॉक थी उन ब्लॉकों में आपसे पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो आपको ये भी बताना है। पहले छोटी छोटी डिस्कस करें, फिर डिस्कस करते हैं उस चीज का। किसकी? कि एस ब्लॉक में यदि आपसे पूछ लिया जाए, किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी एस ब्लॉक यानी उपकोष कहते हैं दोस्तों। उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं हम उसकी भी चर्चा करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे यदि पूछ लिया जाए पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने? 6। कैसे, ये भी निकालेंगे।
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं दोस्तों? 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। निकालने के लिए भी सिखाऊंगा आपको, पहले ये नोट करेंगे अपन। ठीक है ना। इनको अपन 4 भागों में समझेंगे दोस्तों। कितने भागों में? 4 पार्ट में। बहुत मेजर है इसका, बहुत लंबा इसका टॉपिक है। इस टॉपिक को हम आसानी से 4 भागों में समझेंगे। 4 भागों में आसानी से हम ये भी समझ जाएंगे कि परिभाषा क्या था, पहले ये समझ लिए थे, फिर इसकी देख लिए थे मेटल्स, फिर इनके हर किसी के एक छोटे छोटे धातु है, धातु की व्याख्या भी करेंगे अपन। तो कम से कम इसको हम 4 या 5 सेशन में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आज अपना एक सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट वो बता देता हूँ आपको। जो मेन मोटे मोटे टॉपिक जो है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी आज अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन ये भी डिस्कस करेंगे संयोजकता कैसे निकल जाता है, आवर्त सारणी किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, आवर्त किस प्रकार से, कौन से आवर्त में कौन से तत्व ये कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, कौन से वर्ग में कौन सा तत्व ये कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, इनके संरचना के अनुसार इनके क्या होता है, ये सारी चीज अपन अगले नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी तो छोटे छोटे टॉपिक जो अपन वो क्लियर करें, जो अपने को सही चीज जो आपको पहले से भी पता हो, उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। फिर इनको हम धातु, अधातु, उपधातु में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। फिर इनके एक एक चर्चा करेंगे। सबसे हल्का धातु, हल्का पूछा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन है सबसे हल्का। ठीक है ना। अब यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसके बाद हो गए एफ ब्लॉक। उपकोष। एफ ब्लॉक में यदि अपने से बात करें दोस्तों, तो एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 14। यहां से ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसको देख लीजिए 4 को आसानी से। इनको अपन डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस तरह से जो ब्लॉक बन रहे हैं, उस ब्लॉक को अपन बांटेंगे भी, समझेंगे भी कि किस किस ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अभी तो आपको सर ये छोटे मोटे पॉइंट बता दिया आपको मैंने कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो आपने बताया 11। उसके बाद आपसे मैंने ये भी पूछ लिया दोस्तों कि आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है, आपने बताया ऑस्मियम। इसके बाद अपन ने ये भी देख लिया दोस्तों इसमें कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। ठीक है ना। क्रियाशील धातु कौन सी है, क्रियाशील है धातु, आपने बता दिया फ्लोरीन। आयन विभव वाला तो पूछा था, सर्वाधिक आयन विभव वाला, वो भी आपने बता दिया। ठीक है ना। अब इसके अलावा जो मेन मोटे मोटे अपने पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी भी डिस्कस कर लिया अपन ने। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व तो कौन सा है, सीजियम। आयन विभव वाला तत्व तो हेलियम। ठीक है ना। ये सब देख लिया। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला भी देख लिया अपन ने, क्लोरीन की बात कर ली अपन ने। इसके अलावा अपन ने ये भी देख लिया सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व वाला भी, ये सारे अपन ने डिस्कस कर लिए दोस्तों। ठीक है ना। अब इन्हीं और ये भी देख लिया कि जो 2 और था, वो एक था अपना लेंथेनाइड और दूसरा था एक्टेनाइड। ठीक है ना। छठे और सत्ते की बात करें, इस तरह से अपन ने श्रेणी की बांट लिए। इनके श्रेणी जो होते थे दोस्तों, क्षारीय और अक्षारीय, सबके अपन भी डिस्कस कर लिए आसानी से। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, ये सब भी देख लिया अपन ने दोस्तों। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपको मैंने बताया यहाँ पे। अब इसको आसानी से यहाँ पे ये भी बता दो
कि कौन से वर्ग के तत्व को हम कौन से ब्लॉक में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पे पहला वर्ग है 1 और 2, इन दोनों वर्ग के तत्व को हम किस श्रेणी में रख दे, किस ब्लॉक में रख दे, तो इसे हम एस ब्लॉक में रखते हैं दोस्तों। किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में, ठीक है ना, एस ब्लॉक में। और आप 3 से लेकर, कितने से लेकर, यहां पे 3 से लेकर 12 तक, कहां से लेकर 3, बारह तक, ठीक है ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये वाली वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 से लेकर 12 तक के जो वर्ग है वो कहलाते हैं डी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। और 13 से लेकर 18 तक, क्या? 13 से लेकर 18 तक ये सारे कहलाते हैं पी ब्लॉक। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पी ब्लॉक। आपसे आसानी से क्वेश्चन पूछा, किस वर्ग के तत्व को कौन से ब्लॉक में रखा गया है? तो 13 से लेकर 18 वाले वर्ग के तत्व को पी ब्लॉक में रखा गया है। 3 से लेकर 12 तक वाले वर्ग के तत्व को डी ब्लॉक में रखा गया है। 1 और 2 वर्ग वाले तत्व को एस ब्लॉक में रखा गया दोस्तों, ठीक है ना। और लास्ट वाली जो है वो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ठीक है ना, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इन्हें किन से कौन से ब्लॉक में रखा गया? एफ ब्लॉक में रखा गया दोस्तों। हमने आपको ब्लॉक के बारे में भी बता दिया। आपसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि पूछा जाए कि प्रथम आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तो आप बता सकते हो प्रथम आवर्त में कुल 2 तत्व हैं, 1 और 2। इधर से चलो, इस तरह से आवर्त की बात कर रहे हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? छोटा आवर्त कहते हैं, सबसे छोटा, यानी लघु आवर्त कहते हैं दोस्तों। आपसे यदि पूछा जाता है कि दूसरे और तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तो आप बता सकते हो इनमें कुल तत्वों की संख्या है 8, इसीलिए इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और 5वें की भी डिस्कस कर लिया अपन ने, इनमें कुल 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं और ये सबसे बड़ा आवर्त माना जाता है, अति दीर्घ। और 7वां आवर्त को अपूर्ण है। 7वां आवर्त क्या है? अपूर्ण है। अभी भी इसमें हम कह सकते हैं कि इनमें और भी आ सकते हैं, लेकिन शेष तत्व इसमें आते हैं, इसलिए इसको अति दीर्घ अपन आवर्त कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक्टेनाइड लेंथेनाइड की बात अपन आसानी से कर लिए दोस्तों। अब नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे इनमें से किस प्रकार से आवर्त निकाल सकते हैं और किस तरह से हम यहाँ पे उनके वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए काफ़ी है जो हमने आपको बताया दोस्तों, छोटी छोटी टॉपिक। अभी तो बहुत विस्तृत अध्ययन करना, मैंने जैसे कहा आपसे कि 4-5 इसके सेशन होंगे, पार्ट होंगे। हाँ, 2 पार्ट में आपको मैंने यहाँ तक बताया, तीसरे पार्ट में और भी बात करेंगे, मेटल्स की डिवाइड करेंगे, नॉन मेटल्स डिवाइड करेंगे और मेटलॉइड्स की भी बात करेंगे। सबको अलग अलग करेंगे, सबके मान भी निकालेंगे, संयोजकता भी, बैलेंसिंग भी निकालेंगे अपन, बैलेंस कैसे बनते हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए राम राम।